क्लास 11th की जीव विज्ञान की लाइव क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आप इसके पहले भी क्लास 9th में जीव विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। यह बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायोस मीन्स लाइफ और लॉगोस मीन्स स्टडी। लाइफ का मतलब जीवन और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी जीवन का जो अध्ययन है वह जीव विज्ञान कहलाता है। अब यदि कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछ लेता है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ग्रीक की लैटिन। आप जानते रहिए जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस मीन्स लाइफ और लॉगोस मीन्स स्टडी। वैसे तो जीव विज्ञान की कई शाखाएं हैं, लेकिन दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने लगभग 500 जंतुओं की संरचना, स्वभाव, वर्गीकरण और उनमें कैसे प्रजनन होता है इसके बारे में इन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। अरस्तु की बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमलियम। इस बुक में इन्होंने 500 प्राणियों का वर्णन किया था। इस कार्य के लिए ही इन्हें जंतु विज्ञान का पिता या जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान इसी तरीके से एक दूसरे वैज्ञानिक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जनक इन्हें? क्योंकि इन्होंने भी सर्वप्रथम लगभग 500 पौधों का संरचना, स्वभाव, वर्गीकरण एवं उनके आर्थिक महत्व के बारे में बताया था। इस कार्य के लिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन 500 पौधों का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। उस पुस्तक के शीर्षक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। आप दोनों लेखकों की किताबों का नाम याद रखिए, क्योंकि यह प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में, कभी बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। आप जानते रहिए। इसके अलावा जीव विज्ञान की कई अन्य शाखाएं हैं। उन शाखाओं को जैसे जैसे हमारे पाठ्यक्रम में आएगा वैसे वैसे उनका हम वर्णन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में पहले यूनिट में जो कोर्स में है वो है सजीव। क्या है? सजीवों के लक्षण। तो सजीव किसे कहते हैं? जिनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं वह सजीव होता है, और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। सजीवों के कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर सजीव पहचाने जाते हैं? तो ये लक्षण है, पहला निश्चित आकार एवं आकृति। जितने भी सजीव हैं उनका एक निश्चित आकार एवं आकृति होता है।
निश्चित आकार एवं आकृति से तात्पर्य, जैसे आप ये समझिए कि जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है, हम आवश्यकता अनुसार उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। खिलौने हैं, छोटे बना सकते हैं, खिलौने बड़े बना सकते हैं। क्या हम मानव, आम, पीपल, बरगद के वृक्ष में अपनी इच्छानुसार संशोधन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या मानव 1 फीट का हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या मानव 10 फीट का हो सकता है? असंभव है। तो जितने भी सजीव हैं, सभी सजीव का लगभग एक निश्चित आकार एवं आकृति होता है। कोश की संरचना, सभी सजीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, चाहे वह पौधा हो, चाहे जंतु हो। जितने भी सजीव ज्ञात हैं सभी कोशिका के बने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अपवाद है, वो है विषाणु, जिसका शरीर कोशिका का नहीं बना होता है, लेकिन उसे सजीव माना जाता है। कभी कभी पूछ देता है किसी ऐसे जीवधारी का नाम बताइए कि जो कोशिका का नहीं बना होता है, उसका शरीर अकोशिकीय होता है। तो आप उदाहरण में बताएंगे विषाणु। एक विषाणु इस समय काफी चर्चा में है, आप नाम सुन ही रहे होंगे इस बीमारी को, कोविड-19। आइए देखते हैं आगे। अगला लक्षण जो सजीवों का है वह है वृद्धि। सभी सजीवों में वृद्धि होती है। चौथा प्रमुख लक्षण जो है उपापचय। उपापचय का नाम आपने सुना होगा। उपापचय किसे कहते हैं? अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, निर्माणकारी हो सकती है या विनाशकारी हो सकती है। निर्माणकारी का मतलब छोटे छोटे अणु मिल करके जब किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को निर्माणकारी कहा जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण का नाम आपने सुना होगा। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ सहयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स यानी 2 छोटे छोटे अणु मिल करके एक बड़े जटिल अणु का निर्माण करते हैं। तो यह आपका निर्माणकारी अभिक्रिया है। निर्माणकारी अभिक्रियाओं को एनाबोलिज्म या उपचय, निर्माणकारी अभिक्रियाओं को उपचय और विनाशकारी अभिक्रियाओं को अपचय, कैटाबोलिज्म। इसका उदाहरण था प्रकाश संश्लेषण, अपचय जो विनाशकारी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें अपचय या कैटाबोलिज्म कहते हैं। श्वसन का नाम आपने सुना होगा। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूटता है, विघटनकारी अभिक्रिया है, इसे अपचय कहते हैं। तो आप मोटी मोटा समझ लीजिए कि शरीर में जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, निर्माणकारी और विनाशकारी। निर्माणकारी अभिक्रियाओं को उपचय और विनाशकारी अभिक्रियाओं को अपचय। उपचय का उदाहरण प्रकाश संश्लेषण, अपचय का उदाहरण श्वसन। कभी कभी उदाहरण पूछ लेता है परीक्षा में, आप जानते रहिए। पोषण, भोजन के अंतर्ग्रहण की क्रिया को पोषण कहते हैं। जितने भी सजीव होते हैं सभी सजीवों में पोषण होता है। बगैर पोषण के कोई सजीव रह नहीं सकता है। पौधे आप देखे होंगे, पौधे जमीन से जल तथा खनिज लौट लेते हैं तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। और जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर या दूसरे जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। पौधों को स्वपोषी तथा जंतुओं को हम परपोषी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण जो है जीवधारियों का वो है श्वसन। श्वसन क्या होता है? कोशिका में संचित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन का मुख्य उद्देश्य हमारी कोशिकाओं में संचित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है और वह ऊर्जा हमारे काम में आती है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण जो है उत्सर्जन है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कभी कभी
हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। उन्हीं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो यह सभी सजीवों में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है सजीवों का वो है प्रजनन, जनन जिसे हम कहते हैं। यह सजीव का कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सजीव का। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जनन। इनमें से ऐसा सजीव हो सकता है जिसका शरीर कोशिका का ना बना हो, जो पोषण न करता हो, जो शोषण न करता हो, लेकिन निश्चित रूप से वह प्रजनन करेगा। तो प्रजनन सभी सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। और अंतिम लक्षण जो सजीव का है वह है संवेदनशीलता। जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। संवेदनशीलता का मतलब पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे हम कभी गर्म तावे पर अपनी उंगली रखते हैं, तुरंत हमें पता चल जाता है कि गर्म है, या बहुत ठंडी चीज रहती है उसका भी आभास हमें हो जाता है, या आपके शरीर में कहीं कोई पिन या सुई चुभाए तो तुरंत उसका आभास हो जाता है आपको। तो यह संवेदनशीलता का जो गुण है सभी सजीवों में पाया जाता है। तो सजीव के लक्षणों के आधार पर ही सजीव की पहचान की जाती है। कभी कभी परीक्षा में सजीव और निर्जीव में अंतर भी पूछ देता है, तो अंतर आप कैसे बताएंगे? एक तरफ सजीव के लक्षण लिख दीजिए कि सजीव का निश्चित आकार एवं आकृति होती है। निर्जीव की तरफ लिख दीजिए कि इनकी आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है। सजीव की तरफ दूसरा पॉइंट लिखिए, इनकी ये कोशिका के बने होते हैं जबकि निर्जीव कोशिका के बने नहीं होते हैं। इसी तरीके से सजीव में वृद्धि होता है जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। सजीव में पोषण होता है, निर्जीव में पोषण नहीं होता है। सजीव उपापचयी क्रियाएं सजीव में पाई जाती हैं जबकि निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। सभी सजीव शोषण करते हैं जबकि निर्जीव शोषण नहीं करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन होता है, निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है। सजीव जनन या प्रजनन करते हैं जबकि निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। और संवेदनशीलता का गुण सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। इन लक्षणों के आधार पर आप सजीव को निर्जीव से अलग कर सकते हैं। आज आप लोग अच्छे से सजीव के लक्षण पढ़ लेंगे और इसका नोट्स आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।